2001 में यूएस पोर्टल सिस्टम के ज़रिए कुछ लेटर्स भेजे गए और उसमें पाउडर मिक्स था और पाउडर्स के अंदर एंथ्रेक्स के स्पोर्स थे और उसने 22 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया उन लेटर्स ने, और जिनमें से 5 की डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में जो है वो बायो वेपन्स के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बायो वेपन्स के बारे में बताता हूँ कि बायो वेपन्स क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास ये वीडियो बनने जा रही है। बायो वेपन्स हम बेसिकली किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसको आप किसी दूसरे को किल करने के लिए या अपने एनिमीज़ को डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे हम बायो वेपन्स कहते हैं। रिसेंटली हम जिस एक एमरजेंट वायरस की पेंडेमिक को जो है वो हैंडल कर रहे हैं और जिससे हम खुद को जो है वो निकाल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसको भी एज अ बायो वेपन के तौर पर ही बनाया गया है या इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन इसको जब हम आगे जाके देखेंगे, रिसर्च चलती जाएगी, तो फिर असल कहानियाँ पता चलेंगी कि आइदर इसको भी बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल या इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन हम माजी में कुछ बायो वेपन्स के तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैसिलस एंथ्रेसिस को। बैसिलस एंथ्रेसिस बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है और जो डेडली डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी माना जाता है। सीडीसी सेंटर ऑफ डिजीज़ एंड कंट्रोल ने इसको कैटेगरी ए एजेंट के अंदर क्लासिफाई किया है। बेसिकली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ की बेस पे, उसकी पोटेंसी की बेस पे उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड करते हैं। बैसिलस एंथ्रेक्स को भी हमने क्या किया है, उसको भी हमने ए कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है। अब इसको जो है वो तकरीबन 1 सदी तक बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसको पाउडर्स के साथ मिक्स करके, स्प्रे के साथ मिक्स करके, इवन वाटर और पानी के साथ मिक्स करके इसको लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ना तो ये नज़र आता है, ना इसकी कोई स्मेल है, ना इसकी कोई टेस्ट है। किसी को भी घोल के किसी भी चीज़ में आप पिला दें तो उसको डिजीज़ हो जाएगी और उसको जो है वो डेथ भी हो सकती है। और यूएस पोर्टल सिस्टम के ज़रिए 2001 में हमने क्या किया, हमने कुछ लेटर्स जो है वो दूसरी जगह भेजे। वो लेटर्स पाउडर के साथ मिक्स थे, उस पाउडर के अंदर एंथ्रेक्स के स्पोर से, जिसने तकरीबन 22 लोगों को इन्फेक्ट किया और उनमें से 5 की जो है वो डेथ भी हो गई। अगला हम जो है वो जो डिस्कस करने लगे हैं बायो वेपन के तौर पर जिस ऑर्गेनिज्म को, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम की पोटेंसी बहुत ज़्यादा है और इसकी लिथैलिटी बहुत ज़्यादा है, जो इसको बहुत ज़्यादा जो है एक डेडलीस्ट जो है वो एक बायो वेपन के तौर पर बना सकता है। जब हम क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम की बात करते हैं, ये एक्चुअली ये एक अपने एक टॉक्सिन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉक्सिन कौन सा है? वो टॉक्सिन है बोचुलिनम टॉक्सिन। अब बोचुलिनम टॉक्सिन इतना डेडलीस्ट है कि अगर 1 ग्राम टॉक्सिन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जो है वो क्या कर सकता है, वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम की, 1931 के अंदर जापानीज़ ने जो है वो चाइनीज़ के जो है वो सिटी के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करना चाहा, तो कहा जाता है कि वहाँ पे जो उनके प्रिजनर्स थे उनको इसका इन्फेक्शन हुआ था तब, तो इसको जो है वो बायो वेपन्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली और कुदरती तौर पर ये बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होता है जंगलों की सॉइल के अंदर, सेडिमेंट्स लेयर्स के अंदर जो है वो लेक्स के अंदर। इसके अलावा कुछ एनिमल्स और फिशेस के इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होता है। इसका जो मेन इस टॉक्सिन का काम है, नर्व टॉक्सिन होता है। ये जाके मसल पैरालिसिस कर देता है किसी भी बॉडी के अंदर, और मसल पैरालिसिस की वजह से ये क्या कर देता है, मसल हमारे वीक हो जाते हैं, बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इवन रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है और इवन उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग के तौर पर ये सामने आता है और उसकी वजह से ये आगे हमारे पास जो है वो पैरालिसिस कॉज कर देता है। अगला जो हमारे पास बायो वेपन है वो बेसिकली वेरियोला मेजर वायरस है। वेरियोला मेजर वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स काज करता है। स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ कॉज करता है। कंटेजियस का मतलब होता है जो एक पर्सन से दूसरे की तरफ जो है वो फैल रही हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन क्या कर सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है, इसको रोक सकती है। जब हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स को नेटिव अमेरिकन्स में और अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के अंदर जो है बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सोवियत गवर्नमेंट ने 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स वायरस को क्या किया था, एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो
इसको डेवलप किया, ग्रो करवाया और फिर इसको बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर टैंक्स के अंदर जो है वो इसको रिस्टोर किया ताकि इसको फ्यूचर के अंदर जो है वो एज अ बायोवेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसकी जो है वो इन्फेक्शियसनेस के अंदर तब कमी आई जब 1967 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इसको ऊपर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और तब इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या कर दिया, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया। नेक्स्ट इस ऑर्गेनिज्म की एज अ बायोवेपन हम डिस्कस करने लगे हैं, वो हमारे पास फ्रांसिसेला टोलेरेंसिस है जो कि टॉलरीमिया कॉज करता है। जब हम इस बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, इसके अलावा डिप्रेशन कॉज कर देता है, इलनेस की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इस फ्रांसिसेला बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा अब कह सकते हैं बायोवेपन के तौर पर जो है वो हाईली रेट करती हैं। इसको भी क्लासिफाई किया गया है कैटेगरी ए एजेंट के अंदर, इसकी जस्ट इन्फेक्शननेस की वजह से और इसकी सिवियरिटी की वजह से। जब हम बात करते हैं अगर किसी को फ्रांसिसेला टोलेरेंसिस का इफेक्ट होता है और इसका इन्फेक्शन होता है तो उसको सबसे पहले स्किन अल्सर होता है। स्किन अल्सर के साथ साथ जो है वो उसको वोमिटिंग है, डायरियल कंडीशंस हैं, इवन उसको खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है और डिफरेंट टाइप की सिवियरिटी के साथ उसकी डेथ होने का भी चांस मौजूद होता है। एक हमारे पास जो है वो डॉक्टर केनेथ जो है वो जो हमारे पास सोवियत जो बायोवेपन प्रोग्राम था उसके साबका साइंटिस्ट हैं और उनका मानना है कि सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वार 2 के अंदर जर्मन ट्रूप्स के खिलाफ इस बैक्टीरिया को एज अ बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हमारे पास जब हम बात करते हैं जापानी जम वारफेयर प्रोग्राम और कुछ मिलिट्री हमारे पास स्टडीज़ के तौर पर जो है वो इस बैक्टीरिया को ऑलरेडी स्टडी किया जा चुका है। इसकी सिवियरिटी जो है वो इसको बायो वेपन के तौर पर सबसे ज़्यादा हाईली रेट करती है। और जो इस वीडियो का हमारे पास लास्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली हम इबोला वायरस को डिस्कस करने लगे हैं। इबोला वायरस जो है वो इबोला वायरस डिजीज़ कॉज करता है जो कि एक डेडलीस्ट डिजीज़ है। 1976 के अंदर रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर इस वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। अगर किसी ने इबोला के ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वरना आप सर्च करेंगे इबोला वायरस के बारे में तो आपको पूरी की पूरी जो है वो एक वीडियो मिलती है इबोला के ऊपर जो इसको मोस्ट डेडलीस्ट बनाती है। आपको तब वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर भी हो जाएंगे। जब हम इबोला वायरस की बात करते हैं, इबोला वायरस का जो डेथ रेट है वो तकरीबन 50% है। 50% लोगों में डेथ हो जाती है। सबसे पहले 1976 के अंदर इसको डिस्कवर किया था और इसका डेथ रेट इसको मोस्ट डेडलीस्ट बना देता है। और अगर इसको एज अ बायो वेपन के तौर पर किसी जगह के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा इसके अगले चीज़ों की डेथ होने का चांस बढ़ जाता है। तकरीबन 1986 से 1990 तक जो है वो सोवियत जो है वो यूनियन का ये कहा जाता है कि 5 साल प्रोग्राम के अंदर इसको एज अ बायो वेपन के तौर पर जो है वो डेवलप और ग्रो किया गया है इस वायरस को। लेकिन जो है वो इसका अभी तक हमारे पास हतमी सबूत नहीं मिला। हो सकता है आगे जाके इसका भी हमें कोई ना कोई आउटब्रेक और कोई एपिडेमिक मिल जाए जिसकी वजह से इसका भी कोई बायो वेपन के तौर पर हमें जो है वो एविडेंस मिल जाए। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बायो वेपन्स के ऊपर भी अगर आपका कोई जो है वो चीज़ की क्लैरिटी ना हो रही हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को जो है वो क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।